गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि जब जीव जल से बाहर आया, स्थल पर रहने आया, तो स्थलीय वातावरण के लिए अंडे को अनुकूलित होना पड़ा और उसके लिए वहाँ कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ बनी, जिनके द्वारा भ्रूण को सुरक्षा तथा विकास के लिए उचित वातावरण प्राप्त हुआ। उन्हीं अनुकूलनों की दिशा में एक दूसरे प्रकार का अनुकूलन है प्लेसेंटा का निर्माण। भ्रूण को पोषण देने के लिए और उसको सुरक्षित विकसित करने के लिए, वातावरण देने के लिए ये दूसरी विधि है जो मुख्यतया स्तनधारियों में विकसित हुई है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऊतक है जो माँ को भ्रूण के साथ जोड़ता है और माँ से भ्रूण में पोषक पदार्थों का, भोज्य तत्वों तथा अन्य जैव रासायनिक तत्वों का परिवहन करता है। यद्यपि स्तनधारी ही प्रमुख प्लेसेंटल्स माने जाते हैं, स्तनधारियों में प्लेसेंटा पाया जाता है, लेकिन कुछ अन्य जीवों के समूहों में भी प्लेसेंटा पाए जाते हैं। जैसे पेरिपेटस है, ये इनवर्टिब्रेट है, सैल्पा और कुछ इलेस्मोब्रैंक मछलियाँ हैं, कुछ छिपकलियाँ हैं, इन सभी में भी प्लेसेंटा विकसित हुआ है। प्लेसेंटा का निर्माण एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियों, जो हमने पिछले दिन चर्चा की थी, एलेंटोइस, कोरियन और यॉर्क, क्योंकि एमनियन भीतर होती है इसलिए एमनियन नहीं, लेकिन एलेंटोइस, कोरियन और यॉर्क, इन झिल्लियों का यूटरस के एंडोमेट्रियम के साथ संपर्क होने से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा के प्रकार की बात करेंगे, कितने प्रकार का प्लेसेंटा होता है, तो कई आधार हो सकते हैं। अभी हम झिल्लियों की बात कर रहे थे, तो किन झिल्लियों के मिलने से बना है प्लेसेंटा, इसके आधार पर अगर वर्गीकरण करना चाहें तो दो प्रकार का प्लेसेंटा हो सकता है। एक तो कहते हैं कोरियोवाइटेलाइन प्लेसेंटा। हम जानते हैं कोरियन सबसे बाहर की झिल्ली है और इस कोरियन के भीतर की तरफ दो में से एक झिल्ली हो सकती है। या तो ये झिल्ली यॉर्क हो सकती है जो कोरियन को रक्त की आपूर्ति करे, या ये झिल्ली एलेंटोइस हो सकती है जो कोरियन को रक्त की आपूर्ति करे। तो मार्सुपियल मैमल्स में एलेंटोइस बहुत छोटा होता है और छोटा होने के कारण वो कभी भी कोरियन के नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता है, और इस कारण कोरियन के पास यॉर्क नाम की झिल्ली उपलब्ध रहती है और यही यॉर्क ही कोरियन को ब्लड कैपिलरीज सप्लाई करती है। यहीं से ब्लड कैपिलरी कोरियन में पहुंचती हैं। तो ऐसे प्लेसेंटा जहां यॉर्क ब्लड सप्लाई के लिए कोरियन के नीचे पाया जाता हो, उसको कोरियोवाइटेलाइन प्लेसेंटा कहते हैं। इन्हीं को यॉर्क प्लेसेंटा भी कहते हैं। दूसरा प्लेसेंटा कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है, जो यूथेरियन मैमल्स हैं और कुछ मार्सुपियलिया भी हैं, इन सभी में जहाँ एलेंटोइस का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, पूर्ण विकसित होता है एलेंटोइस, तो पूर्ण विकसित होने पर यह कोरियन के ठीक नीचे पहुंच जाता है और कोरियन को रक्त की आपूर्ति एलेंटोइस से होती हुई पहुंचती है। तो ऐसे प्लेसेंटा को कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा कहते हैं। एक आधार तो ये था विभाजन का। दूसरा आधार हो सकता है कि जो भ्रूण है वो माता के ऊतकों से कितना अधिक
क्लोजली जुड़ा हुआ है, दोनों में संपर्क कितना सघन है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला तो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। ये इसमें इम्प्लांटेशन सुपरफिशियल होता है, दोनों के ऊतकों के बीच में स्पष्ट या बहुत गहन संबंध नहीं होता है। जब पार्चुरेशन अर्थात शिशु का जन्म होता है, उस समय कोरियन के जो विलाई हैं वो यूटेराइन वाल में से बाहर खींच लिए जाते हैं और यूटरस की दीवारों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने पाती। पार्चुरेशन के समय ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लड, क्योंकि ऊतकों को हानि नहीं होती है, वो यूटरस के ऊतकों को हानि नहीं होती है, इसलिए चाइल्ड बर्थ के समय या पार्चुरेशन के समय ब्लड नहीं निकलता है। ये प्लेसेंटा पिग और कैटिल में पाया जाता है। दूसरा है डेसिडुअस प्लेसेंटा। यहाँ एम्ब्रियो के जो ऊतक हैं वो यूटरस की दीवारों में काफ़ी गहराई तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और कई स्थानों पर एंडोमेट्रियम के साथ बिल्कुल ही फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब शिशु का जन्म होता है, पार्चुरेशन होता है, तो यूटरस की दीवारों से इस कोरियन के बाहर निकालते हुए यूटरस की दीवारों को भी क्षति पहुंचती है और वो रक्त की नलिकाओं को डैमेज होने के कारण ब्लीडिंग होती है। उदाहरण प्राइमेट्स। तीसरा है कॉन्ट्राडेसिडुअस प्लेसेंटा। कॉन्ट्राडेसिडुअस प्लेसेंटा इस मामले में विशेष है कि इसमें ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, जो माँ की ल्यूकोसाइट कोशिकाएं हैं, वो प्लेसेंटा के ऊतकों को डाइजेस्ट कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरह से किसी प्रकार का जो डैमेज है वो पार्चुरेशन के कारण नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स ही भ्रूण को यूटरस से अलग कर देने का काम करती हैं, जैसे पैरामील्स और टाल्पा में। तीसरा वर्गीकरण कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन किस तरह से हुआ है। इम्प्लांटेशन अर्थात भ्रूण का यूटरस में स्थापित होना। तो भ्रूण यूटरस में किस प्रकार से स्थापित हुआ है, इसके आधार पर भी प्लेसेंटेशन हो सकता है। यहाँ डायग्राम बनाया गया है, ये भी देखेंगे। सबसे पहला जो पैटर्न है उसको सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। सुपरफिशियल में यूटरस की दीवारों का भ्रूण के कोरियन से बहुत ही कम संबंध रहता है, क्लोजली दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए रहते हैं। मेन यूटरस की कैविटी में ही भ्रूण स्थापित रहता है। उदाहरण इसके जो अंगुलेट मैमल्स हैं, कार्निवोरा, मंकी, इन सभी में ये अवस्था पाई जाती है। यहाँ लेफ्ट साइड में आप ये अवस्था देखेंगे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे यूटरस की दीवारें हैं, बीच में यूटरस की कैविटी है और उस कैविटी में गोला आकार में देखेंगे आप तो ये भ्रूण बनाया गया है। उसके बीच में बिल्कुल लाल रंग का जो दिखाया गया है वो भ्रूण है। दूसरा एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन है। इसमें यूटरस की जो मुख्य कैविटी है वो पतली हो जाती है और उसके बगल में ही एक दूसरी कैविटी बन जाती है और उसमें भ्रूण चला जाता है। यहाँ ये एक्सेंट्रिक बनाया गया है, जैसे रैट और स्क्वायरल का उदाहरण हो सकता है। और तीसरा इंटरस्टिशियल हो सकता है। यहाँ पर कोरियन यूटरस की दीवारों में धंस जाता है और यूटरस की मुख्य जो गुहा है वो बहुत कम हो जाती है। ये देखेंगे, डायग्राम में बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, ये मुख्य गुहा है यूटरस की, उसके बीच में ये काले रंग में पूरा का पूरा भ्रूण है और उसमें मुख्य भ्रूण का भाग जो बनाया गया है वो लाल रंग में बनाया गया है। यहाँ देखेंगे यूटरस की मुख्य गुहा साइड में है और उसी के बगल में एक अलग गुहा बन गई है जहाँ की ये भ्रूण स्थित है। और यहाँ देखेंगे कि यूटरस की दीवारों में ही एक अलग गुहा बन गई है जिसमें कि भ्रूण स्थित है। ये इंटरस्टिशियल प्रकार का इम्प्लांटेशन है।
तो ये 3 प्रकार से इम्प्लांटेशन हो सकता है। ये तीसरा प्रकार बैट में, कपियों में और मनुष्य में पाया जाता है। विलाई किस आधार पर, किस तरह से बिखरे हुए हैं पूरे प्लेसेंटा पर या कोरियन पर, इसके आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हो सकता है डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा। विलाई पूरा का पूरे कोरियन पर बिखरे हुए रहते हैं, जैसे हॉर्स, पिग, लीमुर। यहाँ देखें, ये ऊपर एक जो डायग्राम बनाया गया है, इसमें छोटे छोटे डॉट्स बनाए गए हैं। इस डायग्राम में ये जो डॉट्स हैं आप देखें पूरे के पूरे उस पर बिखरे हुए हैं, तो ये डॉट्स ही विलाई हैं और इस तरह से विलाई पूरे के पूरे कोरियन पर बिखरे हुए रहते हैं। ये डिफ्यूज प्लेसेंटा कहलाता है। दूसरा कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा कहलाता है। विलाई पैचेज में पाए जाते हैं। यहाँ इस राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये विलाई इसमें थोड़ा सा कुछ स्थानों पर पैचेज में बनाए गए हैं। ये कॉटिलेडनरी प्रकार का प्लेसेंटा है। कैटिल, शीप और डियर, इन सब में ये पाया जाता है। अगला प्रकार है जोनरी प्रकार का प्लेसेंटा। बैंड के रूप में पाए जाते हैं। देखें यहाँ 2 बैंड बनाए गए हैं, तो बैंड के रूप में प्लेसेंटा, बैंड के रूप में कोरियन के ऊपर विलाई पाए जा रहे हैं। तो ये विलाई हैं, यहीं पर यूटरस से ये जुड़ेगा इन्हीं विलाई के द्वारा प्लेसेंटा। तो जैसे कैट और डॉग। अगला प्रकार है डिस्क्वाइडल। एक साइड में या 2 साइड में विलाई पाए जाएं, कोरियन के एक तरफ या वो दोनों तरफ भ्रूण के पाए जाएं। जैसे यहाँ देखें तो ये यहाँ एक तरफ पाया जा रहा है, मोनोडिस्क्वाइडल प्रकार का है ये। यहाँ देखेंगे 2 तरफ विलाई पाए जा रहे हैं, ये बाइडिस्क्वाइडल है। तो ये विलाई के वितरण के आधार पर है। और हिस्टोलॉजी के आधार पर अगर प्लेसेंटा का वर्गीकरण करना चाहें तो हिस्टोलॉजी के आधार पर भी कर सकते हैं। प्लेसेंटा के निर्माण में 6 प्रकार के ऊतक शामिल होते हैं, अर्थात माता के और शिशु के रक्त के बीच में, माता का रक्त माता की रक्त की नलिकाओं में है, शिशु का रक्त शिशु की रक्त की नलिकाओं में है। दोनों रक्त की नलिकाओं के बीच में 6 प्रकार के ऊतक हैं, 6 बैरियर पाए जा रहे हैं। ये कौन कौन से हैं? अगर हम माता की तरफ से बढ़ें तो यूटरस की रक्त की जो नलिकाएं हैं, उन रक्त नलिकाओं का एंडोथीलियम लाइनिंग अर्थात उनकी दीवार, रक्त उनके अंदर है, रक्त के नलिकाओं की दीवार, ये पहला बैरियर हो गया। उसके बाद रक्त नलिकाओं के बाहर क्या है? रक्त नलिकाओं के बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये दूसरा बैरियर हो गया यूटरस के कनेक्टिव टिश्यूज। और तीसरा बैरियर हो गया यूटरस का एपिथीलियम। तो ये मदर के 3 टिश्यूज हो गए, रक्त की नलिकाओं का दीवार, यूटरस के कनेक्टिव टिश्यू और यूटरस का एपिथीलियम। अब शिशु की तरफ से कौन कौन से बैरियर हैं देखें। कोरियन का एपिथीलियम, बाहर से भी चलेंगे, सबसे बाहर कोरियन है, कोरियन का एपिथीलियम। उसके बाद है कोरियन के कनेक्टिव टिश्यूज, और उसके बाद है शिशु के रक्त की नलिकाओं की दीवारें, एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स। तो ये 3 ऊतक शिशु की तरफ से हो गए और 3 ऊतक माँ की तरफ से हो गए। ये 6 ऊतक बीच में बैरियर हैं। तो जो एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा है, इसमें ये 6 के 6 बैरियर पाए जाते हैं, अर्थात शिशु का कोरियन यूटरस की एपिथीलियम से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कहेंगे एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। जैसे पिग और हॉर्स उदाहरण इसका हो गया। दूसरा सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा कहलाता है। इनमें अब क्या होगा कि जो 6 बैरियर्स थे, धीरे धीरे बैरियर कम होते जाएंगे। तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में यूटरस का एपिथीलियम नष्ट हो जाता है। यूटरस का एपिथीलियम नष्ट हो जाने पर क्या होगा कि जो
कोरियन है वो यूटरस के कनेक्टिव टिश्यूज में पहुंच जाएगा। तो एक बैरियर यहाँ कम हो गया, अब कोरियन यूटरस के कनेक्टिव टिश्यूज में पहुंच गया है। ये उदाहरण है शीप। तीसरा प्रकार है एंडोथीलियोकोरियल। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी समाप्त हो गए और कोरियन यूटरस की रक्त की नलिकाओं की दीवारों से जाकर के लग गया है, उससे संयुक्त हो गया है। इसका उदाहरण है डॉग और कैट। चौथा है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। यूटरस की रक्त की नलिकाओं का एंडोथीलियम भी नष्ट हो गया, वहाँ ब्लड के छोटे छोटे स्थान बन गए, साइनसेस बन गए। अब जो कोरियन है वो सीधे ही यूटरस के रक्त में, माँ के रक्त में कोरियन पहुँच गया है। ये हीमोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा है जो बैट में पाया जाता है। और अगला प्रकार है हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। इसमें कोरियन की दीवारें भी नष्ट हो गईं और कोरियन के दीवारों के भीतर क्या है, भ्रूण की रक्त की नलिकाएं। तो अब भ्रूण की रक्त की नलिकाएं यूटरस के रक्त में सीधे पहुंच गई हैं। अब खाली एक बैरियर रह गया है, भ्रूण के रक्त की नलिकाएं। तो ये हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा है। इसमें माँ और शिशु के रक्त के बीच में सिर्फ एक बैरियर रह जाता है। उदाहरण है रैट और रैबिट। यहाँ पर इसका ये चित्र बनाया गया है, मैं इस चित्र को सीधा नहीं कर पाया, आप ऐसा ही देख लें। यहाँ देखें, इसमें 6 के 6 बैरियर दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे एक बैरियर कम हुआ, फिर 2 बैरियर कम हुए, फिर 3 बैरियर कम हुए, और बैरियर कम होते होते ये लास्ट स्टेज आई हीमो एंडोथीलियल। ये जो है सबसे अधिक विकसित प्रकार का प्लेसेंटा माना जाएगा, जिसमें कि दोनों के रक्त के बीच में बैरियर बिल्कुल कम हो गए हैं। ये डायग्राम आप एनलार्ज करके देख लेंगे। प्लेसेंटा के कार्य क्या हो सकते हैं ये चर्चा करेंगे। एक कार्य तो हम जानते हैं कि माँ के रक्त से पोषक तत्वों को शिशु के रक्त में पहुँचाना, अर्थात शिशु का पोषण करना। इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही प्रकार के पोषक तत्व शामिल हैं। पोषक तत्वों को मात्र पहुंचाया ही नहीं जाता है, बल्कि फिल्टर करके पहुंचाया जाता है। जैसा आपने देखा कि कहीं पर 1, कहीं 2, कहीं 3, 4, 5, 6 तक बैरियर पाए जा रहे हैं। तो इन बैरियर से होते हुए जब पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचता है तो वो पूरी तरह से फिल्टर होकर के पहुंचता है। तो अल्ट्रा फिल्टर्ड मॉलिक्यूल्स शिशु तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज भी माँ के रक्त से शिशु के रक्त में पहुंचती हैं। कुछ ड्रग्स, औषधियाँ भी प्लेसेंटा को पार कर सकती हैं। पोषण के अलावा प्लेसेंटा का एक बहुत बड़ा कार्य है एंडोक्राइन फंक्शन। प्लेसेंटा हार्मोन्स का निर्माण करता है। ये मुख्य हार्मोन है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी से भी स्रावित होता है, लेकिन गर्भकाल में, प्रेगनेंसी में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की आवश्यकता अधिक होती है और इसके लिए कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि प्लेसेंटा से स्रावित होता है, ये स्रावित किया जाता है और इसी के द्वारा जो कॉर्पस लूटियम है वो भी मेंटेन किया जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के प्रभाव में ही। और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, इन हार्मोन्स का, ये फीमेल हार्मोन्स हैं, इनका भी स्राव होता है
तो इस तरह से प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी है। तो ये आज आपने प्लेसेंटा के बारे में जानकारी प्राप्त की। कोई अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कृपया मुझे पूछेंगे, फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं, कॉलेज में आ कर के पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा यही है कि अब कॉलेज चल गया है, आप कॉलेज में आ कर के अपनी समस्याएं पूछ लें, या आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।